नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। पिछले कई दिनों से महान व्यक्तित्वों के चरित्रों के व्याख्यान माला के क्रम में आज हम लोग DED के फर्स्ट सेम के द्वितीय पेपर की तृतीय यूनिट के अंतर्गत महान विदुषी एवं अद्वितीय महिला हेलन केलर जी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुमुखी दृष्टिहीन बधिर एवं एक मूक विभूति। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के अनुसार 19वीं शताब्दी के केवल 2 सर्वाधिक रुचिपूर्ण चरित्र थे। पहला नेपोलियन और दूसरा कुमारी हेलन केलर। यह बात हेलन के कीर्तिमान स्थापित करने से बहुत पहले कही गई थी। इससे स्पष्ट है कि मार्क ट्वेन ने उस युवती में कुछ ऐसे असाधारण गुणों का आभास पाया था जो केवल गिनी चुनी विश्व विभूतियों में पाए जाते हैं। बाद के दशकों में हेलन की प्रगति व ख्याति ने सामान्य लोगों को भी इसे मानने के लिए बाध्य कर दिया। कुमारी केलर ने विश्व की अनेक भाषाएं सीखी। बहुत से देशों में जाकर वहां दृष्टिबाधित या दूसरे विकलांगों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रारंभ एवं विकसित करवाने में सक्रिय योगदान दिया तथा अनेक लेख व पुस्तकें लिखी। यह सब तथा इससे कहीं अधिक उन्होंने उस स्थिति के बावजूद किया जिसे कभी स्वयं हेलन ने अंधकार एवं निरवता का दोहरा गर्त कहा था। वह पूर्णतः दृष्टिहीन, बधिर तथा कई वर्षों तक पूरी तरह और बाद में आंशिक रूप से गूंगी भी थी। आंशिक रूप से गूंगी इसलिए क्योंकि उनकी बात सामान्य अपरिचित व्यक्ति के लिए समझना कठिन था। यद्यपि प्रशिक्षण और अभ्यास के पश्चात उन्होंने बोलना सीखा अवश्य था। उनके विकास तथा प्रगति और ख्याति में उनकी अपनी प्रखर बुद्धि का निश्चित रूप से योगदान था, परंतु साथ ही साथ उनकी समर्पित एवं कर्मठ शिक्षिका, स्नेहपूर्ण माता पिता एवं उनकी प्रगति में रुचि लेने वाले अनेक अमेरिकी और विदेशियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके विकास को अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का एक सफल परिणाम मानना उचित होगा। हेलन के पूर्वज स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उनके पितामह कैस्पर केलर स्विट्जरलैंड से आकर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में बस गए थे। जन्म के समय हेलन के परिवार की स्थिति उच्च मध्यम वर्गीय थी। पिता आर्थर केलर कॉन्फिडेंट सेना में कप्तान थे तथा बाद में कुछ वर्ष के लिए उत्तरी एलाबामा के संघीय मार्शल के पद पर भी रहे। उनकी माता केट एडम्स आर्थर की दूसरी पत्नी थी, जिनकी आयु अपने पिता से 20 वर्ष कम थी। हेलन इस दंपत्ति की पहली संतान थी, जिसका जन्म 27 जून 1880 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दक्षिणीय राज्य एलाबामा के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ था। जन्म के समय वह पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य थी। 6 महीने की आयु में उसने टीटी चाय चाय कहकर परिवार को चौंका सा दिया था। वह 1 वर्ष की हुई तो चलना सीख गईं। 1.5 वर्ष की आयु में बीमार होने पर हेलन की दृष्टि, सुनने की शक्ति और परिणाम स्वरूप बोलने की क्षमता भी जाती रही। अब वह बाह्य दुनिया से कट सी गई थी, परंतु अपने ढंग से उसमें जीने के लिए उपाय भी खोजने लगी। शुरू में उपाय पर्याप्त मालूम पड़े, परंतु धीरे धीरे परिवार के सदस्यों और दूसरे के कहने सुनने की जरूरतें बढ़ने लगी और ये उपाय सीमित लगने लगे। वह माँ के आगे पीछे घर में इधर उधर आती जाती और माँ को काम करते हुए देखती। गोद में बैठकर उसके गले और मुंह पर अपनी अंगुलियां रखती। वह उनसे बातें करती तो अंगुलियों से गले की कंपन और होठों की गति को अनुभव करती, जो उसे अच्छा लगता था। माँ के साथ चलते फिरते वह अनेक चीजों को छू कर देखती। इस क्रिया ने उसकी अवशिष्ट ज्ञानेंद्रियों के अनौपचारिक प्रशिक्षण का काम किया। कुछ अपरिष्कृत संकेतों के माध्यम से
माँ बेटी एक दूसरे को समझने लगी। पास बुलाने के लिए हेलन ने व्यक्ति को अपनी ओर खींचती तथा जाने का संकेत करने के लिए वो उसे ढकेलती थी। या यदि भूख लगती तो रोटी काटने और मक्खन लगाने की क्रिया का अनुभव करती। आइसक्रीम की इच्छा होने पर फ्रीजर खोलने की क्रिया करती और थोड़ा सा कांपती। कुछ संकेत नितांत मौलिक थे। छोटे के लिए वह हाथ की अंगुलियों को पास लाती और एक हाथ की अंगुली व अंगूठे से दूसरे हाथ की थोड़ी खाल पकड़ती। यदि बड़ी चीज की जरूरत होती तो हाथों की अंगुलियों को पूरी तरह फैलाती और फिर पास ले जाती। वह यह समझ लेती थी कि माँ ने क्या चीज मंगवाई थी। ऐसे अनुभवों को याद करते हुए कई वर्ष बाद हेलन ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मेरी लंबी रात में जो कुछ सुखद व वांछनीय था वह माँ की स्नेह बुद्धि का परिणाम था। वह धुले कपड़ों को उठाकर रखती और अपने कपड़े पहचान सकती थी। आत्मकथा के अनुसार हेलन को यह तो याद नहीं कि किस आयु में पता चला, परंतु यह निश्चित है कि बचपन में ही दूसरों से भिन्न होने की बात पता चल गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि दूसरे लोग मुंह से बोल सकते हैं। उनके मुंह पर हाथ रखकर उनके चलते होठों का स्पर्श वह बचपन में करती थी और स्वयं वैसा करने का प्रयास करती थी। हेलन परिवार में बालिका हेलन को स्वतंत्र और स्नेहपूर्ण वातावरण मिला। वह निश्चित रूप से प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक बना। विकलांगता के बावजूद हेलन को अपने एक बड़े घर और उसके बगीचे में स्वतंत्रता पूर्वक खेलने व घूमने का पूरा मौका दिया जाता था। पहली संतान होने तथा माता पिता के स्नेहपूर्ण स्वभाव का उसे पूरा लाभ मिला। हेलन के एक मामा के अलावा शायद ही परिवार का कोई और सदस्य उसे मानसिक रूप से विकलांग मानकर परिवार से अलग रखने की बात सोचता और कहता हो। इस लंबी रात के दौरान हेलन के कुछ सजीव निर्जीव साथी थे। इनमें पहली थी मार्था वाशिंगटन, जो केलर परिवार के रसोइये की बेटी थी। वह 2-3 साल बड़ी थी, परंतु हेलन की हर बात मानती थी। साथी रहने के कारण मार्था और हेलन एक दूसरे को कुछ कुछ समझ लिया करती थी। वे दोनों साथ साथ मुर्गियों को दाना देती, खेलती और बड़ी घास में पक्षियों के अंडे ढूंढती थी। हेलन को जब कभी घास में अंडे ढूंढने के लिए मार्था को ले जाना होता तो अपने दोनों हाथों को गोल आकार में जमीन पर रख देती थी। जब कभी मार्था उसकी बात न समझ पाती तो उसे मार भी खानी पड़ती थी। अनजाने में ही सही, पर हेलन अपनी श्रेष्ठतर स्थिति को पहचानने लगी थी। हेलन की दूसरी साथी थी वैले नामक कुत्तिया। उसे बहुत दिन तक यह समझ नहीं आया कि वैले मार्था की तरह अपनी बात क्यों नहीं समझ पाती थी। इसी कारण उसे बेचारी को कई बार अपनी मालकिन की मार खानी पड़ी। निर्जीव साथियों में प्रमुख थी एक गुड़िया जिसका नाम बाद में उसने नैन्सी रखा। वह गुड़िया को स्नान कराती, झुलाती और गुस्सा आने पर मारती थी। बाद में कई गुड़िया दी गईं, परंतु नैन्सी का वही स्थान रहा जो किसी परिवार में पहले बच्चे का रहता है। उस छोटे बच्चों को खेलना अच्छा लगता था, परंतु नैन्सी की चीजें कोई और इस्तेमाल करे यह नहीं सह सकती थी। उसकी माँ ने एक दिन नैन्सी के पालने में अपनी छोटी बेटी को सुला दिया तो हेलन ने दौड़कर पालने को उलटने की कोशिश की। सौभाग्य से आया ने देख लिया और नन्ही मिल्ड्रेड बच गई। स्वतंत्रता तथा मुक्त वातावरण ने कई बार उसे खतरे के बहुत पास पहुंचा दिया। चुन्नी गीली होने पर हेलन ने उसे अंगीठी पर सुखाना चाहा। उसके किनारे ने आग पकड़ी और जल्दी ही लपेटों ने हेलन को घेर लिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी आया ने जल्दी से आकर आग बुझा दी। इस तरह एक संभावित दुर्घटना टल गई। केलन परिवार बालिका की ओर से काफी चिंतित था। हेलन के प्रयासों के साथ साथ हेलन की मां केट एडम्स उसके भविष्य के संबंध में चिंतित रहती थी। संयोगवश उन्होंने चार्ल्स डिकन्स द्वारा लिखित अमेरिकन नोट्स को पढ़ा। डिकन्स ने 1842 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान बॉस्टन के दृष्टिहीनार्थ पार्किंसंस विद्यालय को भी देखा था। यहाँ पर डिकन्स का परिचय लौरा ब्रिजमैन से करवाया गया, जो दृष्टिहीन होने के साथ साथ बधिर भी थी। डिकन्स को इस अनुभव ने बहुत प्रभावित किया और उन्होंने अपने अमेरिकन नोट्स में इसकी विस्तृत चर्चा की थी। केट एडम्स को लगा कि आशा की एक सशक्त किरण मिल गई। कप्तान केलर ने टेलीफोन के जनक ग्राहम वेल से पत्राचार किया और 1886 में हेलन के साथ उनसे मिलने गए। बेल की माता व पत्नी बधिर थी, वह जानते थे।
कि टेलीफोन के स्थान पर यदि बधिर व्यक्तियों के लिए कोई खोज कर पाते तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होती। वह बधिर व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से चाहे कोई विशेष योगदान नहीं दे सके, परंतु हेलन की शिक्षा में निश्चित रूप से उनकी एक विशेष भूमिका रही। वेल ने सुझाव दिया कि आर्थर केलर परकिंस स्कूल के निदेशक माइकल अगेगनास से संपर्क करें और हेलन के लिए उपयुक्त शिक्षक भेजने का अनुरोध भी करें। कप्तान केलर ने उनके परामर्श के अनुसार अगेगनास को पत्र लिखा। निदेशक अनेगनास ने इस पर विचार किया और इस काम के लिए कुमारी एन सलीवन का नाम सुझाया। एन के नाम को प्रस्तावित करने से पूर्व उन्होंने इस विषय में उनसे पूछताछ भी की थी। कुमारी सलीवन ने 1886 में ही परकिंस स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की थी और अभी रोजगार की खोज में इधर उधर घूम रही थी। आवश्यक तैयारी के बाद एन को अनेगनास ने रेल यात्रा के लिए जरूरी रुपए दिए और वह टस्कम्बिया के लिए चल पड़ी। एन सलीवन हेलन केलर परिवार में 3 मार्च 1887 को पहुंची, जो हेलन के साथ एक लंबे और ऐतिहासिक संबंध की शुरुआत सिद्ध हुई। हेलन केलर के बाद के वर्षों में इस दिन को मेरी आत्मा के जन्मदिन के रूप में मनाती थीं और इसे ही अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन कहा था। घर पहुंचने पर एन का पहला प्रश्न हेलन के बारे में ही था। हेलन को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आशा के विपरीत उन्होंने हेलन को स्वस्थ, चुस्त और हिष्ट-पुष्ट पाया। कुमारी एन सलीवन का जन्म 1866 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत के फीडिंग हिल्स नामक गांव में हुआ था। उनके पिता अशिक्षित, शराबी व कठोर स्वभाव के थे। माता क्षय रोग की मरीज थीं, जिसकी मृत्यु एन के बचपन में ही हो गई थी। वह 10 वर्ष की थी। उन्हें तथा उनके छोटे भाई जिमी को अनाथालय में भेज दिया गया। इस अनाथालय में अनाश्रित बालकों के साथ साथ बीमार व असहाय पुरुषों और महिलाओं को भी रखा जाता था। इनमें से अनेक शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक विक्षिप्तता या कई सामाजिक कुरीतियों के शिकार थे। मौत वहां आम थी और सभ्यता अथवा शिक्षा किसी दूसरी दुनिया की बातें। उस अंधकारपूर्ण वातावरण में जिमी एन का एकमात्र सहारा था। वह भी ज्यादा दिन बहन के साथ न रह पाया। क्षय रोग से अनाथालय में उसकी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन द्वारा लिखे गए पत्रों से स्पष्ट होता है कि वह किसी दया भाव से प्रेरित होकर टस्कम्बिया नहीं गई थी। उन्हें नौकरी की जरूरत थी और जैसे ही अवसर मिला उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। हाँ, एक बात अवश्य कहनी होगी कि इस कार्य के लिए एन ने यथासंभव तैयारी की थी। इसमें डॉक्टर हो द्वारा लौरा ब्रिजमैन के प्रशिक्षण के संबंध में लिखे गए विवरण का अध्ययन सम्मिलित था। वह अपने काम में सफल होना चाहती थी, अतः अनिवार्य भी था। केलन परिवार में उन्हें पर्याप्त आत्मीयता, सम्मान और स्नेह मिला। इस पारिवारिक वातावरण ने उन्हें समर्पित भाव से अपना काम करने में सहायता दी, परंतु कठिनाइयां भी अनेक प्रकार की आईं। सबसे बड़ी कठिनाई जिसका उन्हें शुरू में सामना करना पड़ा वह थी हेलन की स्वच्छंदता व अनुशासनहीनता। वह खाने की मेज पर दूसरों की प्लेटों में हाथ डालकर देखती और अपनी पसंद की चीजें उठा लेती। एन ने इस बुरी आदत को तुरंत सुधारने की कोशिश की। उन्होंने हेलन को नाश्ते के समय अपनी प्लेट में हाथ डालने से रोका। स्थिति बिगड़ती देख परिवारजन नाश्ता छोड़कर चले गए और एन ने दरवाजा बंद कर लिया। हेलन जमीन पर लेटकर अपनी शिक्षिका की कुर्सी ढकेलने और उलटने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उठकर मेज का चक्कर लगाया और पाया कि वहां कोई नहीं था। वो अपनी सीट पर नाश्ता करने बैठी, परंतु शिक्षिका के चम्मच देने पर उसे फेंक दिया। काफी देर तक चम्मच के इस्तेमाल करने की बात को लेकर खींचातानी चलती रही और फिर नैपकिन को तह करके रखने के लिए। ऐसा इस घटना से इतनी परेशानी हुई कि वह सीधी अपने कमरे में गईं और काफी देर तक रोती रहीं। उनकी मान्यता थी कि सीखने के लिए आज्ञाकारिता अनिवार्य शर्त है। अपने मार्च 11, 1887 के पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने इस विषय में बहुत सोचा है। जितना ज्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज्यादा मेरा निश्चय बढ़ता है कि आज्ञाकारिता वह मुख्य द्वार है जिससे होकर ज्ञान, हाँ स्नेह भी बालक के मस्तिष्क में प्रवेश करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हेलन को कुछ दिन के लिए परिवार से दूर रखने की योजना बनाई, जिसे केलर परिवार ने कुछ आनाकानी के बाद मान लिया। वे दोनों घर से दूर परिवार के पुराने मकान में रहने चली गई। नए घर में जाकर पहले दिन हेलन काफी खुश थी और शाम को अपनी गुड़िया से खेलती रही तथा खाना भी भरपेट खाया। सोने के समय शिक्षिका ने
उसके बिस्तर में लेटने की कोशिश की तो वह बिस्तर से उठ गई। लगभग 2 घंटे के संघर्ष के बाद वह एन को अपने साथ सुलाने के लिए तैयार हुई। इस पर भी वह यथासंभव बिस्तर के किनारे पर पड़ी रही। दूसरे दिन हेलन स्पष्ट रूप से उदास थी और बार बार अपना गाल छूती, जो कि उसके मां के लिए संकेत था। तत्पश्चात कप्तान केलर ने पर्सी नामक एक निग्रो लड़के को भी इस मकान में भेज दिया, जिससे वह बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस न करे। वह स्वयं भी प्रतिदिन अपनी बेटी को दूर से देख आया करते थे। जब वह हेलन की कुत्तिया वैले को वहां छोड़ने गए तो वह अपनी गुड़िया को स्नान करा रही थी। कुत्तिया के कमरे में पहुंचने के आधे मिनट के भीतर उसने जोर जोर से सूंघा और कमरे में कुछ ढूंढने लगी। मिलने पर वह बैले के गले से लिपट गई। कुछ ही दिनों में इस प्रवास से हेलन को काफी लाभ हुआ। 20 मार्च के एक पत्र में उसकी शिक्षिका ने लिखा है, आज की सुबह मेरा दिल प्रसन्नता से गा रहा है। प्रसन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि मेरी नन्ही छात्रा के मन को समझ की रोशनी ने आभामय कर दिया है। जंगली जीव एक सौम्य बालिका में परिवर्तित हो गई थी तथा असभ्य ने आज्ञाकारिता में प्रथम पाठ सीख लिया था। ऊनी धागे की जंजीर बनाना और क्रोशिये से गुड़िया का एप्रेन बनाना भी हेलन ने इसी प्रवास के दौरान सीखा। शिक्षिका का विचार अभी कुछ और दिन वहां रहने का था, परंतु परिवार के आग्रह पर उन्हें 27 मार्च को ही लौटना पड़ा। दृष्टिहीनता व बधिरता से उत्पन्न दोहरी विकलांगता को भेद कर हेलन और शेष विश्व के मध्य संचार के लिए एन सलीवन ने स्पर्श का सहारा लिया। वह हेलन की हथेली पर अपनी अंगुलियों से शब्दों को लिखती। हेलन के द्वारा सही ढंग से किसी शब्दों को लिखने पर केक का टुकड़ा मिलता, जो उसकी पसंद की चीज थी। मार्च माह के अंत तक उसने इस तरह से 18 संज्ञाओं और 3 क्रियाओं को समझ लिया था। अप्रैल के पहले सप्ताह की घटना ऐतिहासिक थी। वे दोनों उस जगह गईं जहां उनका वाटर पंप लगा था। एन ने हेलन के एक हाथ को पानी की धारा के नीचे रखते हुए उसके दूसरे हाथ पर वाटर की स्पेलिंग लिखी। वह लिखे गए शब्द और दूसरी हथेली पर गिरने वाले पदार्थ का संबंध समझ गई। इस शब्द को हेलन ने अपनी विकलांगता से पहले ही सीख लिया था तथा बाद में भी कई वर्ष तक इसका उच्चारण लगभग सही ढंग से कर सकती थी। पंप हाउस में तथा लौटते समय रास्ते में उसने कई शब्द सीखे। कुछ ही घंटों के अंदर वह 30 नए शब्द अपने कोष में जोड़ चुकी थी। वह प्रत्येक चीज को छूकर उसका नाम जानना चाहती थी। उस दिन पहली बार उसने अपनी शिक्षिका को चूमा। सीखने की गति अब तेजी से बढ़ गई। 24 अप्रैल तक उसे 100 शब्दों की जानकारी हो गई और 22 मई तक शब्दों की संख्या 300 तथा 19 जून तक 400 तक पहुंच गई। जून माह में वह काफी अस्वस्थ रही। चिकित्सकों के अनुसार बीमारी का कारण मस्तिष्क की अधिक उत्तेजना थी। सिखाने के लिए एन वास्तविक स्थितियों तथा वस्तुओं का प्रयोग करती थी। बाहर घूमते समय विभिन्न पौधों, तितलियों और मिलने पर पशुओं को भी वह हेलन को देखने के लिए प्रेरित करती थी। 5 की संख्या उन्होंने पिल्लों को दिखाकर सिखाई थी। वह अपनी छात्रा की प्रगति के संबंध में अपनी परकिंस विद्यालय की मेट्रन और वहां के निदेशक को प्रायः लिखा करती थी। निदेशक अनेक नाश के द्वारा और अन्य सूत्रों से हेलन की उपलब्धि की सूचना समाचार पत्रों तथा कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंची। इससे अनेक लोग उसकी प्रगति में रुचि लेने लगे और बाद में इनमें से कई व्यक्तियों ने उसकी शिक्षा और प्रगति में अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। प्राप्त ज्ञान को पुष्ट करने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से एन अपनी छात्रा को उन बातों और अनुभवों को शाम के समय परिवारजनों को सम्मुख दोहराने के लिए प्रेरित करती थी, जिन्हें वह दिन में सीखती। इस प्रकार वे हेलन की प्रगति स्वयं देख पाते थे और उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाती थी। इस प्रक्रिया से परिवार में अध्यापिका के प्रति सम्मान में भी अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई। वह भविष्य में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से संभवतः ऐसा करना उचित और आवश्यक समझती थी। संप्रेषण व अभिव्यक्ति का दूसरा माध्यम बना पत्र लेखन। उसका पहला पत्र 17 जून 1887 का है, जिसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है। उसके बाद हेलन ने 12 जुलाई को अपनी मां को एक पत्र लिखा, जिसके पहले अनुच्छेद के अंत में पूर्ण विराम था और शेष 2 अनुच्छेद बिना किसी विराम चिन्ह के थे। इन दोनों खतों में हेलन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। पत्र लेखन के बाद में न केवल सुधार हुआ, बल्कि यह उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई। वह अपने परिचितों, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रायः पत्र लिखा करती थी। कुछ वर्षों के बाद स्वयं अध्यापिका को पत्रों की संख्या अधिक लगने लगी। क्या तुम्हें इतने पत्र लिखने की आवश्यकता है? अध्यापिका ने प्रश्न किया। इससे मुझे बहुत थकान होती है।
परंतु अपने मित्रों को उत्तर न देना बहुत अनुचित होगा। छात्रा का सरल उत्तर था, परंतु इनमें से अधिकतर पत्र अजनबी लोगों को लिखे जाते हैं। अध्यापिका ने शिकायत भरे स्वर में कहा, यह आपकी भूल है, वे मेरे मित्र हैं, क्योंकि वे मेरे विषय में सोचते हैं तथा पत्र लिखते हैं। शिष्या ने दृढ़तापूर्वक कहा। पत्र लेखन के लिए वह एक फ्रेम की सहायता लेती थी तथा रोमन लिपि में ही पेंसिल से लिखा करती थी। उस समय अमेरिका में दृष्टिहीनों की शिक्षा में इस प्रणाली का सामान्य रूप से प्रचलन था। यही कारण है कि उनके अनेक पत्र आज भी हेलन के अपने हस्तलेख में उपलब्ध हैं। बाद में उन्होंने स्पर्श लिपि ब्रेल भी सीखी। 1890 में टाइपराइटर खरीद लिया था और उनका टाइपराइटर पत्र लिखा गया पहला पत्र 1892 में भेजा गया। फिर तो यह सामान्य बात हो गई। अपनी परीक्षाओं में वह भी टाइपराइटर पर भी उत्तर लिखा करती थी। ब्रेल तथा टंकण के अतिरिक्त संप्रेषण के लिए वह टेलीग्राफिक कोड, मैनुअल वर्णमाला तथा 1890 के पश्चात मौखिक वार्तालाप का प्रयोग भी करने लगी थी। उस वर्ष बसंत ऋतु में हेलन परिकिंस दृष्टिहीनार्थ विद्यालय में थी। लौरा की एक अध्यापिका ने यूरोप से लौटने पर बताया कि नॉर्वे की एक दृष्टिहीन बधिर लड़की मौखिक रूप से बातचीत करना जानती थी। इतना सुनना था कि हेलन ने अपनी अध्यापिका को तब तक चैन से नहीं बैठने दिया जब तक वह उन्हें कुमारी फुलर के पास नहीं ले गई। कुमारी फुलर ने हेलन को मार्च 1890 में सिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह अपनी बात बोलकर कहने लगी। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी मौखिक भाषा सामान्य व्यक्तियों के लिए समझ पाना कठिन था। कठिन के साथ साथ कई सुधार हुए और अब वह धीरे धीरे सरलता की तरफ चला। परंतु उनके मित्र तथा परिचित लोग अभ्यास के बाद उसे समझ सकते थे। किशोरावस्था में ही हेलन विश्व ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। विटियर तथा होम्स जैसे प्रसिद्ध कवि और मार्क ट्वेन सरीखे लेखक उनके प्रशंसकों में शामिल थे। फलतः जब कभी उनको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता ने उन्हें सरलतापूर्वक मदद की। उनके परिवार की स्थिति ऐसी न थी कि वह कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर पाती। कॉलेज की शिक्षा की तैयारी के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता के अतिरिक्त मार्क ट्वेन ने लंदन से एक पत्र प्रसिद्ध उद्योगपति H.H. राजर्स की पत्नी को लिखा। अमेरिका के लिए यह ठीक नहीं होगा कि ऐसी अद्भुत बालिका को निर्धनता के कारण अपना अध्ययन छोड़ना पड़े। यदि उसे अध्ययन का अवसर मिला तो वह ऐसी ख्याति प्राप्त करेगी कि सदियों तक इतिहास में अमर बनी रहेगी। फलस्वरूप हेलन और अध्यापिका के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था हो गई तथा वह अक्टूबर 1896 में कॉलेज प्रवेश की तैयारी के लिए युवा महिलाओं हेतु कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिल हुई। रेडक्लिफ कॉलेज में प्रवेश के लिए आवश्यक परीक्षा उन्होंने 1899 में पास कर ली थी, परंतु अतिरिक्त तैयारी के लिए कुछ अन्य कारणों से प्रवेश वर्ष 1900 में ही प्राप्त किया, जो कि उनकी दीर्घकालिक अभिलाषा थी। रेडक्लिफ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो किसी दृष्टिहीन बधिर द्वारा पहली बार प्राप्त की गई थी। हेलन ने केवल सहायता प्राप्त की हो ऐसा नहीं, बचपन से ही उनमें दूसरों की सहायता करने की भावना भी सशक्त थी। अपने कस्बे के लिए एक पुस्तकालय स्थापित करने के वास्ते धन एकत्र करना इसका एक उदाहरण है। इससे भी कहीं अधिक हृदय स्पर्शी है उनकी भूमिका जो उन्होंने एक छोटे दृष्टिहीन बधिर बालक टॉमी की शिक्षा में निभाई। टॉमी स्टिंगर 4 वर्ष की आयु में दृष्टि व श्रवण शक्ति खो बैठा था। बचपन में ही उसकी मां चल बसी और पिता ने निर्धनतावश उसे एक अस्पताल के भरोसे छोड़ दिया था। उन्हीं दिनों अनेक लोग हेलन के वास्ते नया कुत्ता खरीदने के लिए धन भेज रहे थे, क्योंकि उनका कुत्ता मर गया था। टॉमी की जानकारी मिलने पर उन्होंने जनता से अपील की कि कुत्ता खरीदने के लिए धन देने के स्थान पर वो टॉमी की शिक्षा के लिए धन दें। फलतः उस धन का प्रयोग टॉमी को परकिंस विद्यालय में प्रवेश दिलवाने और बाद में उसके लिए उपयुक्त शिक्षिका रखने के लिए किया गया। शिक्षिका मिलने तक स्वयं हेलन व एन ने उसकी देखभाल की। उस समय हेलन की आयु मात्र 10 वर्ष थी। सजीवन के प्रभाव, जॉन मेसी की विचारधारा और हेलन की अपनी परिस्थिति ने उसे समाजवादी विचारों के निकट ला खड़ा किया। जॉन मेसी एक लेखक थे जिन्होंने हेलन की शिक्षिका से बाद में चलकर विवाह कर लिया था। उन्हें अमेरिका में काले नागरिकों के प्रति गोरों का व्यवहार अनुचित लगा था। सन 1916 में काले लोगों के एक संगठन को उन्होंने $100 का अनुदान भी भेजा था, जिसके कारण उन पर अनेक आरोप लगाए गए। परंतु समाजवादी विचार उनके व अध्यापिका के व्यक्तिगत रहन सहन में कभी आड़े नहीं आए। ये कोई असाधारण बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है।
वे दोनों कीमती और सुंदर कपड़े पहनने के शौकीन थी। कॉलेज छोड़ने के पश्चात उन्होंने बॉस्टन के निकट रेंथम हाउस खरीदा, जो एक फार्म हाउस था। इस संपत्ति में 2 बड़े मकानों के अतिरिक्त 21 एकड़ जमीन शामिल थी। इसके बाद 1917 में न्यूयॉर्क में उन्होंने फॉरेस्ट हिल नामक विशाल भवन को रहने के लिए चुना और अध्यापिका की मृत्यु के पश्चात उस समय अपनी ख्याति तथा स्तर के अनुसार इनेक्टिकट में एक भव्य इमारत को अपना निवास स्थान बनाया, जिसका नाम उन्होंने आर्कन रिज रखा। कॉलेज के अंतिम दिनों में हेलन अपने व्यवसायिक जीवन के विषय में सोचने लगी थी। अपने एक लेख में उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि वे यूरोप व अमेरिका के अध्यापकों के मध्य दृष्टिहीनों की सहायता के लिए एक सूत्र के रूप में कार्य करेंगी अथवा अध्यापन को अपनाएंगी। एक अन्य संभावना प्राचीन पुस्तकों की अनुवादक अथवा बीमारियों की सेवा करने के लिए मसाज के रूप में कार्य करने की व्यक्त की थी। कई वर्ष बीतने पर भी इनमें से किसी को भी वह व्यवसाय के रूप में प्राप्त नहीं कर पाई। लेखन विशेषकर अपने संबंध में लेखन से उन्हें ख्याति और धन दोनों की अच्छी प्राप्ति हुई। साथ ही साथ उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई और 1907 में लेडीज होम जर्नल में उनके कई लेख बालकों में दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए छपे। कुछ वर्ष बाद महिला मताधिकार जैसे अन्य विषयों पर भी उनसे पत्रिकाओं ने लेख मांगे। धीरे धीरे दृष्टिहीन व दृष्टिहीन बधिर व्यक्तियों के संबंध में लेखन, भाषण और इस क्षेत्र से जुड़े कार्य ही उनका व्यवसाय बन गए। नेत्रहीनों के संबंध में उनके विचार राष्ट्रीय सीमाओं के दास नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने जर्मन प्रकाशकों से कहा कि उनकी पुस्तकों से होने वाली आय को युद्ध में दृष्टिहीन हुए जर्मन सैनिकों के कल्याण के लिए दे दिया जाए। इस पत्र के प्रकाशित होने पर फ्रांसीसी मित्रों ने उनकी बहुत आलोचना की। इस पर उनका कहना था, यदि फ्रांस में उनकी पुस्तकों से उन्हें कुछ धन मिलता तो वह यही कदम वहां के दृष्टिहीन सैनिकों के लिए भी अवश्य उठाती। 1920 के दशक से उनका संबंध अमेरिकी दृष्टिहीनार संस्था AFB से बना, जो अनेक कड़वे मीठे अनुभवों के बावजूद आजीवन बना रहा। AFB के माध्यम से उन्होंने अमेरिका तथा अन्य देशों के नेत्रहीनों के लिए लगातार काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान AFB की सहायक संस्था समुद्र पारीय दृष्टिहीनार्थ अमेरिकी संस्थान AFOB की स्थापना तथा विकास में उनकी विशेष भूमिका रही। इसी संस्थान का नाम उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात बदलकर हेलन केलर इंटरनेशनल रखा गया। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया जो दृष्टिहीन बधिर लोगों के संबंध में बनाई गई थी। उनकी अंतिम प्रसिद्ध पुस्तक टीचर 1955 में प्रकाशित हुई, जिसे उन्होंने अपनी शिक्षिका के संबंध में लिखा था। अपनी हथेली पर शिक्षिका के उंगलियों के अर्धवृत्तीय स्पर्श की स्मृति के बिना मैं अपनी आत्मा का प्रयोग कर सकती हूँ और न मन को क्रियाशील कर सकती हूँ। मानव इतिहास को समृद्ध कर तथा मानव मन को कई नए संदेश देकर 1 जून 1968 को 88 वर्ष की परिपक्व आयु में उन्होंने भौतिक विश्व को त्याग दिया। उन्होंने बाधा पर विजय का एक अनूठा उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जो समस्त दिव्यांगों और विशेषकर दृष्टिहीनों के लिए प्रेरणा का एक अविरल स्रोत रहेगा। ऐसी महान विभूतियों के चरित्रों को पढ़ करके, उनके जीवन मूल्यों को देख करके हमें यह आशा का एक विकट स्वरूप दिखाई देता है कि जीवन में समस्याएं आने पर समस्याओं से हारना नहीं चाहिए, बल्कि समस्याओं से जूझते हुए उस पे पार पाने की हेतु, पार पाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। यह जीवन चरित्र कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।